मेरी दीदी शादी की रात किसी के साथ भाग गई थी और फिर बारात लौट गई। मेरे पापा ने दीदी के सारे कपड़े गहने सारी चीजें छत वाले कमरे में फेंक दिए और उसमें ताला लगा दिया और कहा, खबरदार जो उस कमरे में किसी को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। एक रात मैंने देखा कि पापा छुप छुप कर उस कमरे में जा रहे हैं। आखिर उस कमरे में क्या हो रहा था? जब मैंने सच्चाई पता की तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम मोना है, परंतु घर में सभी लोग मुझे छोटी कहकर पुकारते थे। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी किस्मत भी भगवान ने बड़ी ही अजीब लिखी थी। मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे सजा मिल रही थी और उस गलती का कर्ज चुकाना पड़ रहा था। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो जो कि मेरे साथ हुआ। हम दो बहनें और एक भाई थे। मेरा भाई छोटा और मेरी बहन बड़ी थी और मैं बीच में थी। मेरी बड़ी दीदी बहुत ही सुंदर, सुलझी हुई और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। वो पापा की आंखों की तारा थी। मुझे भी अपनी बहन प्रिया से बहुत ही मोहब्बत थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं भी अपनी दीदी की तरह बनूं और सभी लोग दीदी के साथ साथ मेरी भी तारीफ करें। मैं उनके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह सब्जी काटती, कपड़े धोती, घर के और भी काम करती, मैं भी उनके साथ साथ करने लगती थी। पापा अगर उनके खाने की तारीफ कर देते, मैं भी हर हाल में अच्छे तरीके से खाना पकाने की कोशिश करती थी। पापा अक्सर दीदी से कहा करते थे, तुम्हें बहुत फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। अगर तुम कोई ऐसा वैसा काम करोगी तो इसका असर तुम्हारे भाई बहन पर पड़ेगा। मुझे लगता था दीदी कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे थे। ऐसा लगता था कि हर रिश्तेदार उन्हीं से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और बहू बनाकर अपना घर ले जाना चाहते हैं। पापा ने सोचा कि अगर एक रिश्तेदारों को घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे रिश्तेदार वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो वहीं पर दीदी की शादी करेंगे। परंतु मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बैठाकर उनसे दिल की बातें तो मालूम करने की कोशिश करते और उनके सर पे हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो वह भी तुम मुझे बता दो, और अगर मुझको कहने में शर्म आती है अपनी मम्मी को तुम बता देना। परंतु पापा ने दीदी से उनकी मर्जी नहीं पूछी और इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी और उन्हें बाहर में किसी के बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया। और फिर मम्मी से आकर कहा कि मैंने प्रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजरों से देख रहे थे। ये सब और कब और कैसे हुआ? खैर, मम्मी कहने लगी, आपने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा और फिर प्रिया का रिश्ता पक्का भी कर दिया। मैं उनकी माँ हूँ, मुझे भी हक है उसकी मर्जी जानने का। आपने तो कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि अभी मेरे दिल पर क्या बीत रही है। अगली रोज मम्मी हम बहनों को कमरे में आई और कहने लगी, प्रिया बेटा, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी बोली, मम्मी, मुझे पापा के इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि पापा एक बार भी मेरी भी पसंद नापसंद जानने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लगा था कि मेरी शादी के मामले में पापा मेरी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। तब मम्मी रोने लगी और प्रिया का हाथ पकड़कर बोली, मेरी बच्ची, अगर तुम्हें कोई पसंद है और अगर तुम किसी से शादी करना चाहती हो तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी पसंद अगर अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उससे जरूर करवा दूंगी
और मैं तुम्हारे पापा को भी मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। यह मेरा वादा है तुमसे। मुझे बताओ कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है या नहीं। दीदी बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। परंतु मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि दीदी हम लोगों से कुछ छुपा रही थी। परंतु मैं क्या कर सकती थी। जब दीदी की बात किसी ने नहीं सुनी तो फिर मेरी बात कौन सुनता। इसलिए मैं भी चुप हो गई। परंतु मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, यह शादी हमारे लिए खुशियां लेकर नहीं आएगी, बल्कि हम लोगों की किस्मत की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी जान गई थी कि दीदी के मन में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है। वह तो बच्चों का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि उसमें उसके मन में क्या चल रहा है। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। दूसरे दिन दीदी को देखने के लड़के वाले आ गए। उनमें से एक बूढ़ी औरत, एक जवान लड़की थी। वह लड़के की दादी और बहन थी। लड़के की माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और कोमा में थी, इसलिए दीदी को देखने के लिए बहन और दादी आए थे। मम्मी ने जब दीदी को उन लोगों से मिलवाया तो लड़की की दादी को दीदी बहुत ही पसंद आई और उन्होंने दीदी को बहुत ही प्यार दिया। वह लड़की भी दीदी को भाभी कहने लगी। फिर जाते हुए दादी ने दीदी के हाथों में पैसे रख दिए और बोले कि यह मेरा आशीर्वाद है। सच बात तो यह है कि मुझे ऐसी ही बहू की जरूरत थी, जो कि बड़ों का सम्मान दे और छोटों को प्यार दे। दादी दीदी से बोले, तुम बताओ प्रिया, तुम्हारी क्या राय है। दीदी तो जैसे मारे शर्म के लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया। हर कोई घर में खुश नजर आ रहा था। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। परंतु कोई नहीं जानता था कि जल्द ही यह खुशियां मातम में बदलने वाली है। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर सामान को बैग में सजाकर रख रही थी। दीदी ने शादी में पहनने के लिए लहंगे, जूते, ज्वेलरी सब अपने पसंद के खरीदे थे और यहाँ तक कि उन्होंने पार्लर भी अपने ही हिसाब से पसंद किए थे। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। किसी के भी दिमाग में यह रत्ती भर ख्याल नहीं आया था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है और अपने मन में ना जाने क्या क्या सोच रही है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलक का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया था कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलक नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। हम लोग अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे और दीदी भी हम लोगों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। बल्कि उन्होंने अपनी फरमाइश पर गाना भी बजवाए थे। खैर, वक्त गुजर गया। दीदी की बारात का दिन आ गई। दीदी शाम में ही बहुत महंगे पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा और ज्वेलरी पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई तो मैंने दुल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दुल्हा तो बहुत ही सुंदर और हैंडसम भी था। मैंने सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा गया है। बहुत किस्मत वालों को इतना सुंदर लड़का मिलता है। मुझे तो जीजा जी बहुत ही पसंद आए। मैं ऐसा बताने के लिए भागकर दीदी के कमरे में गई तो दीदी वहां पर नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैं उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने पूरा घर छान मारा पर दीदी मुझे नहीं मिली। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों के खातिर में लगी हुई थी और शादी की तैयारी भी देख रही थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, दीदी कहाँ है। मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यही कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वह उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी को कहा, मम्मी, बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी चौंक गई और बोली, क्या हुआ, क्यों घबराहट हो रही है। मैंने कहा, मम्मी, दीदी नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह तलाश कर लिया है। मम्मी बोली, यही कहीं पर होगी, चलो ढूंढते हैं।
फिर मम्मी मेरे साथ आ गई और हम दोनों दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे पर रंग उड़ गया था और उनका टेंशन से चेहरा लाल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी। थोड़ी ही देर में जयमाल की रस्म स्टार्ट होने वाली थी और सभी लोग दुल्हन के बारे में पूछने लगे और कहने लगे जल्दी से लड़की को बाहर लाओ, जयमाल का समय बीते जा रहा है, अब और देर करना सही नहीं है। थोड़ी देर बाद ही पापा कमरे में आए और आते ही आंखों में आंसू लिए मम्मी को बोले कि जल्दी से प्रिया को जयमाल के लिए स्टेज पर ले आओ। शायद उनको अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था, परंतु उन्हें नहीं पता था कि आज तो उनकी बेटी घर से ही भाग गई है और उनकी इज्जत को तार तार कर चुकी है। पापा कहने लगे जल्दी से बिटिया को ले चलो, जयमाल का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली प्रिया नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोली क्या मतलब नहीं मिल रही है, यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना छान मारा। इतना सुनना था कि पापा दिल पर हाथ रखकर दहाड़ मार कर रोने लगे और बोलने लगे अब मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, अब कोई भी मुझे इस मुसीबत से बचा नहीं सकता है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं, लोगों का सामना कैसे करूं, कैसे जाऊं और जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दिया है। मम्मी भी रोए जा रही थी और फिर पापा से बोली आप बिस्तर पे जाकर लेट जाइए, मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें समझाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है, ऐसे में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ। पापा मम्मी से बोले क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम जाकर बाहर यह सब बोल सको। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा बोले काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। न जाने मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे, परंतु हमारी बेटी ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और पता नहीं किसके साथ भाग गई। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपना प्राण त्याग दूं, मैं कौन सा मुंह लेकर रिश्तेदारों के पास जाऊंगा। मम्मी कुछ नहीं बोली और फिर बाहर जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर बोल दी कि मेरी पति की तबीयत बहुत ही खराब है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोग अभी बारात लेकर वापस चले जाइए, फिर किसी दिन अपने अमानत को फिर से शादी करके ले जाइएगा। और फिर मम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हम लोगों से सवाल कर रहे थे, परंतु हमारे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दीदी के कारण हम लोगों को इतना अपमान का सामना करना पड़ेगा। मम्मी पापा से बोले कि आप ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अब तो जो होना था सो हो गया, हम लोगों को जितना बेइज्जत होना था वह तो हो ही गया। अब अगर प्रिया वापस भी आ जाए तो हमारी इज्जत तो वापस नहीं आएगी। पापा गुस्सा होकर बोले तुम तो बात ही मत करो, तुम्हें अगर मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने दीदी के सारे सामान छत वाले कमरे पर फेंक दिए और उसमें ताला लगा दिया और बोले आज के बाद अगर कोई इधर आया और किसी ने यह ताला खोलने की कोशिश की तो वह मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। इस घटना के बाद हमारे घर में जैसे लगता था कि मनुष्यत फैल गई है। सभी लोग एक दूसरे से नजर चुराते थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते और छत पर चले जाते और फिर जब वो नीचे आते तो बहुत ही थके थके से लगते थे। उनकी आंखें लाल होती थी, ऐसा लगता था मानो वह कोई भारी काम करके आ रहे हैं जिनके कारण उन्हें बहुत ही थकान हो गई है। पापा की आंखें सुर्ख हो जाती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुप छुप कर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो लगता था कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, घर में कोई भी दीदी के बारे में बात नहीं करता था। मगर एक महीने बाद ही हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आया और लड़की की दादी कहने लगी इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर जब हम लोगों ने ठंडे दिमाग से सोचा
फिर हमें लगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, या फिर हो सकता है आपकी बेटी ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया हो और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए बीमारी का बहाना बना लें। मगर ऐसी कोई बात हो तो मैं हमें उस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप अपनी छोटी बेटी का रिश्ता मेरी पोती के साथ कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम लोगों का रिश्ता आप लोगों के साथ बने, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं घर में राय मशवरा करके बताऊंगी। और फिर हमें अपनी छोटी बेटी से भी तो इस बारे में बातें करनी है कि उसे यह रिश्ता मंजूर है कि नहीं, क्योंकि जो गलती हमने अपनी बड़ी बेटी के साथ की थी वह हम अपनी छोटी बेटी के साथ नहीं कर सकते। अगर यह शादी होती है तो उसकी रजामंदी से होगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और यह कहकर मम्मी ने फोन रख दिया और मुझसे बोली, छोटी, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? मैंने मम्मी से कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाहों से देखते हैं। जैसे लगता है कि मैंने ही दीदी को भगा दिया है। वो बात बात पर दीदी का गुस्सा मुझ पर निकालने लगते हैं। मुझे भी अब लगने लगा है कि मैं ये रिश्ता करके यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि अब मैं और नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे वह सजा क्यों मिल रही है जो कि गलती मैंने की ही नहीं है। दीदी अगर शादी की रात चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? परंतु पता नहीं पापा को क्या हो गया है। वह हमेशा मुझसे खफा खफा रहते हैं और मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊं और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊं। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी और बोली, बेटी, हमारा यही नसीब है। हमेशा किसी के लिए किसी की सजा हमें भी मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे उनकी हिम्मत बढ़ानी पड़ी। मैं मम्मी से बोली, मम्मी, आप नाराज मत हो, सब भगवान अच्छा करेंगे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि पापा के घर आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला होना था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की पर आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर दबे कदमों से किचन में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पापा को किचन से निकलते हुए देखा और पापा के हाथ में एक गिलास दूध था। वो इधर उधर देख रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई देख ना ले। और फिर पापा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। आखिर पापा चोरों की तरह दूध लेकर छत पर क्यों गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा इधर उधर क्यों देख रहे थे। क्या उन्हें किसी से डर लग रहा था या फिर कुछ छुपा रहे थे? पहले मम्मी पापा के आने पर कमरे से बाहर निकलकर आती थी और पापा से खाने के लिए पूछती थी, फिर ताजा रोटियां बनाकर देती थी। पर जब से दीदी की शादी वाली घटना घटी है, पापा जब भी घर आते थे तो मम्मी कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और वो अपने कमरे में ही बैठे रहती थी। जैसे लगता था कि उन्हें पापा से कोई मतलब ही नहीं है। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। और फिर आधा घंटा के बाद मैंने देखा कि पापा सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से छुपकर देख रही थी। और फिर जब पापा मम्मी के कमरे में गए तो मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे थे। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। पापा ने जैसे ही यह बात मम्मी से सुनी, उन्होंने खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से बाहर निकल गए। उनका कहना था कि मेरी बेटी का नसीब अभी इतना खराब नहीं हुआ कि उसकी शादी किसी गलत जगह पर कर दूं। अभी उसका बाप जिंदा है और मैं हरगिज अपनी बेटी का रिश्ता किसी गलत जगह पर नहीं करूंगा। पापा की बातें सुनकर मैं और मम्मी दोनों दंग रह गए थे। मम्मी बोली, इस बात का क्या मतलब है? क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए तो तुम उठाना मत।
मम्मी बोली, आपके अकल को क्या हो गया है? आप तो कहते थे कि औरतों को अकल नहीं रहती है, लेकिन आज आपको देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? आप तो प्रिया का रिश्ता उन बुरे लोगों में दे देते। पापा इधर उधर दरवाजा को धक्का मारने लगे और फिर वहां से निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई। जितनी देर पापा घर में होते, मैं अपने कमरे से नहीं निकलती थी। मम्मी तो हर वक्त दीदी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन, फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात को ही घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह घर के माहौल से भागना चाहता है। मैं अक्सर पापा को छत पर दूध लेकर जाते देखा करती थी, परंतु मुझे समझ भी नहीं आता था कि पापा दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते हैं। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी और इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन दीदी को याद करने लगी थी। दीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश दीदी गलत कदम नहीं उठाए रहती तो कितना अच्छा होता। मैं यह सोच रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी और रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्ता के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की पे बैठ गई। तभी मुझे अचानक से कुछ महसूस हुआ। जैसे लगा कि हमारे घर के आंगन में कोई घूम रहा है। मैंने गौर से देखा तो वह कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मैं चौंक गई। मैंने देखा कि पापा सीढ़ियों पे चढ़कर छत पर जा रहे थे। आखिर इतनी रात को पापा छत पर क्यों जा रहे थे? मैंने सोचा कि मैं छुपकर देखती हूँ कि पापा क्या कर रहे हैं, और फिर मैं पापा का पीछा करने लगी और पीछा करते करते मैं भी छत पर चली गई। पापा को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मजबूर है। मुझे उन पर बहुत तरस आने लगा था। पापा छत पर बने कमरा जिसमें दीदी के दहेज का सामान रखा हुआ था, वह खुला हुआ था और उसमें से रोशनी आ रही थी। पापा इस कमरे में चले गए। मैं भी पापा का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं छुपकर अंदर का मंजर देखने लगी। मैंने देखा कि अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैंने जैसे दीदी को देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों तले जमीन ही निकल जाएगी। मैंने देखा कि दीदी रो रही थी और पापा दीदी को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और दीदी चुपचाप खाना खा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। मैं चुपचाप बस उन दोनों को देखे जा रही थी। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, प्रिया, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। इतना सुनना था कि दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? क्या आप यह घिनौनी हरकत छोटी के साथ कर सकते हैं? पापा जल्दी से बोले, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी छोटी के साथ नहीं कर सकता था। दीदी रोने लगी थी। वह बोली, मुझे सच्चाई जानना है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों रखा है? तो पापा बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम सारा दिन बेहोशी रहती हो और मैं छोटी के कारण ज्यादा देर छत पर भी नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं छोटी को इस सच्चाई का पता न चल जाए। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मैं दो भाई बहन था, एक मैं और एक मेरी बड़ी दीदी। मेरी बहन मुझसे 7 बरस बड़ी थी, इसीलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद घर में बहुत खामोशी छा गई थी। दीदी के जाने के बाद हमारे घर में खालीपन लगता था, इसलिए सभी ने तय किया कि मेरी शादी जल्द कर दी जाए और घर में बहू आ जाए, जिससे घर का खालीपन दूर हो जाएगा। और फिर हमारा रिश्ता तुम्हारी मम्मी के साथ तय हो गया, जो कि तुम्हारी असली मम्मी नहीं है। परंतु उन्हीं दिनों हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था और वह इस दुनिया से चले गए थे। और फिर दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी उस समय अकेले नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि तुम थी। दीदी को जीजा जी के जाने का ऐसा सदमा लगा था कि उन्होंने कुछ भी समझ में नहीं आता था। वह पूरी तरह से गम में डूब चुकी थी। उन्हें यह भी मालूम नहीं रहता था कि उनकी एक 4 महीने की बेटी भी है। वह न खाती थी न पीती थी, हमेशा पागलों की तरह इधर से उधर भटकती रहती थी।
उन्हें अपने बच्चों का कोई भी ख्याल नहीं था। दीदी की ऐसी हालत देखकर मैंने तुम्हें अपना लिया और तुम मेरी बड़ी बेटी बन गई। मेरी पत्नी ने भी तुम्हें इतना प्यार निछावर किया कि हम लोग भूल गए कि तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि भांजी हो। जब तुमने बोलना स्टार्ट किया तो मुझे पापा और मेरी पत्नी को मम्मी कहने लगी। तुम अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। फिर कुछ दिनों के इलाज के बाद दीदी जब नॉर्मल हो गई तब मेरी दीदी ने हमें अपने एक दोस्त के बारे में बताया। पापा ने मुझे बताया कि तुम उस लड़के के बारे में सारी जानकारी हासिल करो कि लड़का सही है या गलत। और फिर जब हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला वो लड़का तो फ्रॉड है। परंतु मेरी दीदी यह बात नहीं मानी और उस लड़के के साथ भाग गई। जब तुम बड़ी हुई तो मुझे ख्याल आया कहीं तुम भी अपनी मम्मी की तरह हमें छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग न जाओ, क्योंकि हम तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। और अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं और तुम्हारी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारा शादी तय कर डाली। परंतु शादी के दिन ही मुझे पता चला कि उस लड़के की माँ कोई और नहीं बल्कि मेरी दीदी यानी तुम्हारी असली माँ है। उस समय तुम्हें देखने के लिए मेरी दीदी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो कोमा में थी, इसलिए केवल लड़का ही बहन और दीदी तुम्हें देखने के लिए आई थी। लेकिन शादी के दिन ही दीदी कोमा से बाहर आ गई और फिर मुझे इस सच्चाई का पता चला। इस तरह से वो लड़का जिससे तुम्हारा रिश्ता होने वाला था वह तुम्हारा भाई हुआ। और जब ये बात पता चली तब तक बारात हमारे घर पर आ चुकी थी। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बातें सुनो। और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक सारे घर वालों को सच्चाई बता दूंगा। फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी, और अब तुम्हारी शादी भी नहीं होने दी तो कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा है। तुम यह मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है और जीवन भर मानता रहूंगा। जिस दिन से मैं तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है उस दिन से मैं छोटी से भी ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ। उस पर भी मैंने बहुत सख्ती दिखाई है। यह सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि दीदी अब होश में आई है। वह बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती, परंतु आपने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। इस तरह भी आपकी इज्जत तो खाक में मिल गई है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि प्रिया घर से भाग गई, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी। और फिर पापा बोले, बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है किसी की आंखें खुल जाए। और जैसे ही पापा पीछे मुड़े मैं पापा के सामने आ गई और बोली, अब मैं और जुल्म दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सजा दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती का सजा देते हैं, तो आप उसको खुद सजा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया? दीदी के साथ मेरे पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए थे और मुझसे बिना कुछ बोले जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे ले आई थी। पापा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए थे। पापा रो रो कर सबसे माफी मांग रहे थे। दीदी पापा को माफ करने में सबसे पहले थी और फिर हम सब ने भी पापा को माफ कर दिया। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को उसकी मम्मी से मिलने की रजामंदी दे दी थी। और फिर कुछ दिनों बाद ही दीदी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया और दीदी की शादी हो गई। दीदी बहुत ही खुश थी और हमारे घर में फिर खुशियों ने दस्तक दे दी थी। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। मुश्किलें वक्त कट चुकी थी। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें। कभी भी किसी कारण बस घर छोड़कर ना जाए। अपने दिल की बात अपने माँ बाप को जरूर बताए। हो सकता है कोई समझे ना समझे, परंतु आपके माँ बाप आपको अवश्य समझेंगे और हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।